गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं शुभ्रा पांडे आप सबके बीच में ज्ञान और विज्ञान की पाठशाला लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान क्या होता है और प्रौद्योगिकी। बच्चों, विज्ञान का मतलब आपके आसपास जितनी भी चीजें घट रही हैं, जैसे कि जब आप सुबह उठते हो, उठने से लेकर आप ढेरों काम करते हो, कहीं बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, पढ़ने जाते हो और सोने तक, ऐसी बहुत सी चीजें आपके आसपास घटती हैं जिनको देखकर आप अचंभे में पड़ जाते होगे कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि कभी आपने अगर सोचा हो कि जब पानी उबलता है तो पानी उबलने के लिए कई बार हम गैस पर चढ़ाकर भूल जाते हैं और वो सारा पानी उबलकर खत्म हो जाता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि ये पानी आखिर गया कहाँ। दूसरी चीज, दिन होता है तो सूरज होता है। दिन खत्म होते ही सूर्य गायब हो जाता है और रात अंधेरी हो जाती है। यह भी विज्ञान है। अगर आप सोचें कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। जब हम सब्जी काटते हैं तो कुछ सब्जियां, खासकर प्याज काटते वक्त, हमारी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा और सब्जियों में क्यों नहीं होता? कुछ फल हमको मीठे लगते हैं, कुछ फल हमको खट्टे लगते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि कुछ फलों का स्वाद खट्टा और कुछ का मीठा होता है? और इस तरह से अगर हम सोचें तो हमारे आसपास घट रही अनेकों चीजों में अलग अलग कारण होते हैं। ये सोच, हर उस चीज के पीछे जानने की वजह, उस घटना के होने का कारण, यह पता लगाना, यही विज्ञान है। साइंस का कंसेप्ट आपको यह समझाता है कि आपकी डेली लाइफ में आपके आसपास घट रही हर एक चीज के पीछे जो रीजन होता है, वो कारण एक प्रिंसिपल सेट करता है आपके दिमाग में। कि जैसे अगर पेड़ से सेब गिरा तो वो गिरकर जमीन पर ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जमीन से उड़कर पेड़ पर सेब जाकर पहुंच जाए। तो क्या कारण है कि जो भी चीज ऊपर से गिरेगी वो नीचे ही आएगी? या फिर अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, हमारे पैर पृथ्वी पर, धरती पर टिककर चल सकते हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रमा पर कभी भी आप टिककर कदम नहीं रख सकते। तो ऐसा क्या है जो कि अलग है चंद्रमा में और धरती में? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सोचें कि विज्ञान आपको क्या समझाती है। तो विज्ञान आपको यह जानने के लिए प्रेरित करती है कि आपके आसपास जो भी चीजें घट रही हैं, आप उनके कारण के बारे में सोचें। क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप पूछेंगे, और जब आप पूछेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा। तो साइंस का यही आपसे साइंस का आधार है कि आप अपने आसपास हो रही चीजों के बारे में सोचने की शुरुआत करें। और यहीं से साइंस की शुरुआत होती है और यहाँ से आपकी उन्नति की शुरुआत होती है। अब हम अगर बात करें कि साइंस तो ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नियम हैं जो कि बताए गए हैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, आविष्कारकों ने अलग अलग चीज़ों की खोज की और उन्होंने कुछ नियम स्थापित कर दिए कि ऐसा होता है। तो वो प्रिंसिपल जब आप इस्तेमाल करके अपने कामों को, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए उन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि स्टीम इंजन, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल, कि पानी उबलता है और जब पानी उबलता है तो वो भाप में बदल जाता है। और वो भाप में इतनी एनर्जी थी कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कहीं ऐसी जगह पर करें कि वो हमारे किसी काम को आसान कर दे। तो ये टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले कंसेप्ट या फर्स्ट फैक्ट के साथ। बच्चों, पहली चीज जो आपके लिए समझना जरूरी है कि हमारे वातावरण में जितनी भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज या जो भी चीजें घट रही हैं, उन सब की शुरुआत ऊर्जा से होती है। ठीक है, सपोज आप बैठे हैं, मैंने आपको कहा उठिए और वहां जाइए। आप उठे और वहां जाकर बैठ गए जहां मैंने कहा था। आप उठ सके क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा थी। किसकी ऊर्जा? चलने की ऊर्जा। मैंने एक बच्चे को कहा दौड़ कर जाओ और वो सामान लेकर आओ। वो दौड़ा क्योंकि उसमें दौड़ने की ऊर्जा थी। अगर आप में ऊर्जा ना होती तो क्या आप चल सकते थे? बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह है कि ये ऊर्जा आई कहाँ से? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे और आप जाकर धूप में खड़े हो गए
और 1 घंटे तक आपने सूर्य के सामने खड़े होकर ऊर्जा ली और आप बिल्कुल एनर्जेटिक होकर काम में लग गए। कभी ऐसा हुआ है कि सूर्य के सामने खड़े होने से हमको ऊर्जा मिली हो? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी सूर्य से ऊर्जा नहीं ले सकती। लेकिन आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ले सकते हैं। अब वो उस ऊर्जा का करते क्या है? हमको ऊर्जा चाहिए होती है, हम ऊर्जा के लिए खाना खाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों से हमको अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। वो ऊर्जा हमको खाने से आती है। अब वो भोजन आता कहाँ से है? वो भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं। पेड़ पौधों ने वो भोजन कैसे बनाया? पेड़ पौधों के पास कोई किचन तो नहीं होती, पेड़ पौधों के पास रॉ मटेरियल तो नहीं होते हैं। हमारी किचन में आटा, चावल, घी, तेल, सब्जियां होती हैं जिससे कि हम खाने तैयार करते हैं। अब ये रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में ये कैपेबिलिटी होती है, यह क्षमता होती है कि वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके उसकी मदद से हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। और हम सब जानते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब सवाल यहाँ यह है कि ऐसा क्या है जो कि हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते लेकिन पेड़ पौधे कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब है क्लोरोफिल, जो कि पौधों को हरा रंग भी प्रदान करता है। और यही क्लोरोफिल पेड़ पौधों को यह क्षमता देता है कि वह भोजन बना सके। ठीक है। यहाँ पर एक और प्रश्न यह उठना चाहिए कि क्लोरोफिल जो कि पौधों को एक रंग दे रहा है जो कि हरा है, जिसको हम क्लोरोफिल नाम देते हैं, क्या हमें भी ऐसा कोई वर्णक या पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि हमको कोई स्पेसिफिक कलर देता है? जी हाँ, उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। ध्यान रखिएगा बच्चों, मेलानिन हम में प्रेजेंट होता है, हम सभी इंसानों में, इनफैक्ट जानवरों में भी, जो कि हमको एक पर्टिकुलर कलर देता है। जैसे कि आप सब देखते होंगे, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ बहुत गोरे, कुछ सांवले और कुछ एकदम काले। तो यह डिपेंड करेगा कि किस में मेलानिन कितना ज्यादा है। जिसमें मेलानिन जितना ज्यादा होगा वह उतना ही काला होगा, और जिसमें मेलानिन कम होगा वो उतना ही गोरा होगा। तो ये जितनी भी मार्केट में क्रीम होती हैं, ये इस कंसेप्ट पर ही बनाई जाती हैं कि वो यह दावा करते हैं कि वो हमारा मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे और हमको गोरा बना देंगे। बट ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी से भरी हुई चीज़ है। हमको हमारे ज्ञान पर और हमारी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे लुक्स पर। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो वातावरण में ऊर्जा आती कहाँ से है? उत्तर हमारे सामने है, सूर्य से आती है। सूर्य से ऊर्जा कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधे उस ऊर्जा को भोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो भोजन हम खाते हैं। ठीक। अब एक बात और, हम सभी जब हमको रोशनी की जरूरत होती है रात में, तो हम क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं। आपने क्या कभी सोचा है कि ये बल्ब में जो प्रकाश ऊर्जा है ये कहाँ से पैदा हो गई? अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस विद्युत ऊर्जा उस बल्ब तक पहुंचकर किस में बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये हुआ ऊर्जा का एक प्रकार, विद्युत ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जो आपको ध्वनि सुनाई देती है, साउंड, ये भी एक तरह की क्या है? एनर्जी। आप दौड़ रहे हो, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। एक जगह आप बैठे हुए हो तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको जो कि जैसे ही हम भागना या कुछ काम करना शुरू करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। पंखा चल रहा है, पंखा कैसे चला? आपने स्विच ऑन किया, इसमें विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। यहां से एक चीज आपको यह समझनी चाहिए कि जब आप ऊर्जा सोचेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा आ तो सूर्य से रही है, लेकिन ऊर्जा एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट तो हो सकती है, लेकिन ऊर्जा खत्म कभी भी नहीं हो सकती। ऊर्जा का विनाश संभव नहीं है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बच्चों, बॉइलिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। पानी उबलता है, दूध उबलता है, चाय उबलती है। इवेपोरेशन भी क्या है? एक तरीके की बॉइलिंग ही है शायद। तो फर्क क्या है दोनों में? बच्चों जरा सोचकर एक बात अपने आप से पूछिएगा कि जब पानी उबलता है तो पूरे पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है।
क्या आपने कभी ऐसा देखा कि अक्सर गाँव में या फिर शहरों में कुछ छोटे छोटे तालाब जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सूख जाते हैं। अब वो सूख कर वो पानी गया कहाँ? वो वाष्पित हो गया, वो इवेपोरेट हो गया। कहाँ इवेपोरेट हो गया? सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है उस गर्मी की वजह से ऊपरी सतह, तालाबों की ऊपरी सतह का पानी क्या होता है? वो भाप में बदलता रहता है और वो भाप में बदलकर क्या बनाता है? बादल बनाता है। तो यहां से वो पानी खत्म नहीं हो रहा है, वो ऊर्जा जो पहले पानी के अंदर थी वो भाप में गई और उन्होंने बादल बनाया और वो बादलों में इकट्ठी हो गई। ठीक है। जब हम बॉईल करते हैं पानी तब क्या होता है? जब आप बॉईल करते हो तो हीट देते हो, आपने गैस ऑन किया, वो जलने, उससे हीट बनी और वो बहुत सारी हीट एनर्जी ने पानी को उबालना शुरू किया। तो यहाँ पर एक फर्क जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉईल करते वक्त वो सारा का सारा पानी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ताप पर एक साथ उबलता है। लेकिन हम जब वाष्पन की बात करते हैं, इवेपोरेशन की बात करते हैं, तो इवेपोरेशन में पानी की सबसे ऊपरी सतह तो गर्म होगी और वाष्पित होगी, मगर सारा का सारा पानी नहीं। यही वजह है कि जब गर्मियों में आप तालाब के ऊपर हाथ डालोगे पानी में तो वो काफी गर्म लगेगा, बट अंदर जब हम पैर डालकर बैठेंगे तो अंदर का पानी हमको ठंडा लगता है। तो ये तो फर्क रहा इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे ऊर्जा की बात करी। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हम सब जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा सोचें, थॉमस एल्वा एडिसन। ये एक बहुत बड़े आविष्कारक थे जिन्होंने एक क्रांति ला दी प्रकाश के क्षेत्र में, आप कह सकते हो, क्योंकि उस वक्त तक दिन की रोशनी तो सूर्य की वजह से होती है, हम अपने सारे काम कर सकते हैं जब तक सूर्य है। लेकिन अगर रात में हमको कुछ करना हो तो हमारे पास रोशनी कैसे आएगी? तो कुछ लालटेन और अलग अलग तरीके की चीजें होती थी। लेकिन जब विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ तो उसके बाद एक क्रांति हो गई, क्योंकि अब आप बड़ी आसानी से अपने सारे कार्य पूरे कर सकते हो। बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आप इस बल्ब को, जो पुराने बल्ब होते थे उसमें आप जैसे कि देख सकते हो एक बहुत पतला सा तार है जो कि आपको चमकता हुआ दिख रहा है। ये टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है जिसको हम टंगस्टन फिलामेंट बोलते हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वो विद्युत एनर्जी इस तार को प्रकाशित करना शुरू करती है और इसकी रोशनी से बल्ब जल उठता है। ठीक है, तो ये तार क्या हो रहा है? जल रहा है। किसकी मदद से? विद्युत एनर्जी की मदद से। अब ये विद्युत एनर्जी किस में बदल रही है? प्रकाश ऊर्जा में। लेकिन साथ ही साथ कभी आपने अगर इस बल्ब को छूकर देखा हो तो ये गर्म हो जाता है। इसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा आ रही है वो प्रकाश ऊर्जा में तो बदल ही रही है, साथ ही साथ वो गर्मी भी पैदा कर रही है। इसका मतलब वो हीट रिलीज कर रही है, ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। और हमें क्या बल्ब जलाने का हमारा पर्पस कभी होता है कि हम रूम गर्म करें? जी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हीट है वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। इस वजह से एक और रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि हमको आजकल बोला जाता है कि आप इस्तेमाल करिए बल्ब को, लेकिन कौन सा? एलईडी बल्ब। तो बच्चों, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने के लिए हमको इसलिए जागरूक किया जा रहा है क्योंकि इसमें आपकी ऊर्जा का वेस्टेज बहुत कम होगा। इसलिए हमको ये कहा जा रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब को कम इस्तेमाल करिए। इसमें बिजली थोड़ा सा वेस्ट होती है क्योंकि उसमें ऊष्मा पैदा होती है, हीट रिलीज होती है, जबकि एलईडी बल्ब्स में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं होता और हमारा बिल भी बहुत कम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पुराने समय में चलते हैं। जब आप पढ़ते हो आदिकाल में लोग दूर दूर तक यात्राएं करते थे, पैदल चलते थे, उनके जो भारी सामान होते थे उनको जानवरों पर लाद देते थे। तो कुल मिलाकर इंसान और जानवर अपने पैरों पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। अपने काम को आसान करने के लिए इंसान ने विज्ञान का उपयोग किया और एक पहिए की खोज की। पहिए की खोज, अब सोचिए, मैं आपको एक बड़ा भारी ड्रम दूं और कहूं कि जरा इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ। कुछ बच्चे उसको धक्का देकर घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप क्या करोगे? उसको घसीटते हुए नहीं, उसको रोल करते हुए ले जाओगे, क्योंकि ड्रम तो सिलिंड्रिकल होता है, एक पहिए की तरह घूमते हुए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा।
इसी एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए पहिए का आविष्कार हुआ और यह एक क्रांति थी। किस क्षेत्र में? कम्यूटेशन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति का जनक आप किसे मान सकते हैं? पहिए के आविष्कार को। क्योंकि जब पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद सबसे पहली चीज क्या आई होगी? साइकिल जैसा कुछ बना होगा, घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी, इस तरीके की गाड़ियां तैयार की गई जिनसे हम हमारे शरीर की एनर्जी को पैरों की मदद से हम घुमाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपके पैरों में जितनी जान होगी उतनी तेजी से आप साइकिल चला सकते हो। ठीक है, घोड़ा गाड़ी में आप जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इंसान ने सोचा कि हम हमारी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टीम इंजन, जिसकी अभी हम आगे बात करने वाले हैं, आप जब कभी पानी उबालते हो, अच्छा इसको करके देखिएगा, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिएगा और जब पानी उबलने लगता है तो उस स्टीम में इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो उस प्लेट को उठाने लग जाएगा। आप खुद देखिएगा। और वो इतना तेज होती है, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती है स्टीम कि वो प्लेट को गिरा भी सकता है। जब इतने कम पानी में इतनी एनर्जी है, तो अगर हम फ्यूल को, ईंधन जिसको हम डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, अलग अलग तरीकों, अलग अलग रूपों में जानते हैं, तो जब वो उबलेगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो आविष्कार हुआ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और इस तरीके की गाड़ियां बनी जिसमें हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर ये अनुभव किया होगा, जब हम सर्दियों में हाथ तापने बैठते हैं कोयला जलाकर या लकड़ी जलाकर, तो अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि आंखों में जलन होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, सीने में कुछ दर्द होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ईंधन जलता है, खासकर कोयला या फिर डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, तो उसके जलने के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारे आसपास की हवा में मिक्स होकर प्रदूषित कर देते हैं वायु को, और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। धीरे धीरे जब ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इतना ज्यादा प्रगति हुई और इतनी गाड़ियां बढ़ गई हमारे आसपास, लोगों ने इतना ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया परिवहन के क्षेत्र में कि प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात एकदम सत्य है। और आप अगर इस चीज को सोचकर इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम नई चीजों का के बारे में सोचना ही जब चालू करते हैं जबकि हमें उस चीज की जरूरत होती है। जब ये रियलाइज हुआ कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, अब हमें कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो कि ऐसा ऑल्टरनेटिव हो पेट्रोल और डीजल का, जो कि ईंधन का काम तो करे लेकिन प्रदूषण कम करे। तो इस तरीके का एक ईंधन हमारे बीच में आया जिसको अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया भी जा रहा है और सरकारों द्वारा इसके इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और वो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्योंकि यह प्रूफ हो चुका है कि सीएनजी डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में बहुत कम पोल्यूशन करती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई सीएनजी की। अब आगे बढ़ते हैं। क्रांति क्या है, इस पर डिटेल में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी, लेकिन आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि पहिए की का आविष्कार एक क्रांति थी परिवहन के क्षेत्र में। ठीक है, विद्युत बल्ब का आविष्कार एक क्रांति थी रोशनी के क्षेत्र में। एक वक्त ऐसा आया था इंडिया में जब खाने पीने की इतनी कमी हो गई थी कि लोगों के पास 2 वक्त के खाने के लिए भी अनाज नहीं था। उस वक्त कुछ ऐसे शख्सियत हुए जिन्होंने टेक्नोलॉजी का और अपने ब्रेन का और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, इतने बड़े लेवल पर, कि उसको हमने क्रांति का नाम दिया और अब उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, हरित रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं। एमएस स्वामीनाथन ये एक नाम है जिसको बच्चों अपने दिमाग में रखिए और कभी भूलिएगा मत। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इंडिया में। इसके बारे में मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का मतलब ये था कि उस वक्त ये इन्होंने इस लेवल पर एग्रीकल्चर, खेती को इतना तेजी से आगे बढ़ाया अपनी सूझबूझ और तकनीकियों के इस्तेमाल से कि वो इतना तेजी से बढ़ा कि उसको हमने क्रांति का नाम दे दिया। क्रांति मतलब एक सोच को इस लेवल पर आगे लेकर आना कि वो
बदलाव कर दे बहुत तेजी से, तो वो एक क्रांति होती है। श्वेत क्रांति, इसी तरह से दूध के उत्पादन में वर्गीज एक नाम है। अगर आपने अमूल के बारे में पढ़ा होगा, अमूल मदर डेयरी की तरह एक ब्रांड है, तो आप समझ पाओगे कि श्वेत क्रांति, मिल्क रेवोल्यूशन, दूध के उत्पादन में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि उसको हमने श्वेत क्रांति कहा। चलिए, इसके बारे में तो मैं आपसे आगे के लेक्चर में बहुत डिटेल बात करूंगी, लेकिन अभी मुझे आपको स्टीम इंजन के बारे में बताना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। ऊर्जा का उपयोग हम अच्छे कामों में कर सकते हैं, जैसा कि आप सब में बहुत ऊर्जा है जिसको कि आप खेलने कूदने और अलग अलग शैतानियों में इस्तेमाल करते हो। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करिए और उसको किसी एक ऐसे काम में लगाइए कि आप कुछ बन जाए अपनी ज़िंदगी में और आपका एक सपना पूरा हो, आपका और आपके साथ साथ आपके माता पिता का। ठीक इसी प्रकार स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। स्टीम इंजन के आविष्कारक, जिनको कि हम जेम्स वॉट के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसका आधार लिया था कि उन्होंने एक बार देखा कि पानी उबलता है तो स्टीम के बल से वो प्लेट खिसक जाती है। तो उन्होंने यह सोचा कि अगर ये इतना कम पानी इतनी ऊर्जा रखता है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर करें तो ये कुछ एक रेवोल्यूशन ला सकता है। तो उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। तो बच्चों, ये तो आज के लेक्चर की कहानी। आई होप कि आपको मदद मिले, और मेरा उद्देश्य ये है कि आप सोचें और समझें कि जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक जवाब नहीं होंगे। सोचना शुरू करिए और प्रश्न पूछना शुरू करिए। थैंक यू।